Hello everyone, good morning to all of you. Today we will discuss about the cosine law of vector. बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. कोसाइन लॉ किस लिए यूज की जाती है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कोसाइन लॉ हम यूज क्यों करते हैं. तो देखिए, कोसाइन लॉ हम एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं. अगर किसी ट्राइंगल की हमें साइड मालूम है तो उन साइड्स के बीच के एंगल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए यूज नहीं होती, ये किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलर ट्राइंगल हो या आइसोस्केलस ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल में एंगल फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन लॉ यूजफुल होती है. तो देखिए किस तरीके से ये काम करती है. सबसे पहला तो क्या है कि फाइंड एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ a different triangle. दूसरा देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे. देखिए ए वेक्टर हमने लिया, मान लीजिए एक ट्राइंगल ले ली मैंने ए बी सी. ये मैंने तीन साइड्स ले ली और ए साइड के बिल्कुल जो अपोजिट एंगल है वो मैंने अल्फा मान लिया, बी के अपोजिट जो एंगल है वो मैंने बीटा मान लिया और सी के अपोजिट जो एंगल है वो मैंने गामा मान लिया. ये एक याद करने का तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी एंगल किसी को भी ले सकते हो. आप कंसेप्ट को समझिए यहाँ पे, ठीक है. एंगल हमने मान लिए, साइड्स हमने मान ली, तो रिजल्ट किस तरीके से आएगा इसका. तो रिजल्ट देखते हैं. जैसे कोस अल्फा है तो कोस अल्फा आएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc. कोस बीटा है तो बीटा आएगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac. सिमिलरली कोस गामा कितना आएगा इसका, गामा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab. ये रिजल्ट हमारे पास आएंगे. अलग अलग एंगल्स निकालने के अलग अलग ये फॉर्मूलाज हम डेराइव करेंगे, ठीक है. तो कोसाइन लॉ एंगल फाइंड आउट करने में मदद करती है अगर हमें तीनों साइड्स मालूम हो तो चलिए इन चीज़ों का हम प्रूफ करते हैं किस तरीके से ये डेराइव हुए हैं. देखिए ध्यान से. चलिए इसका प्रूफ करते हैं. देखिए, मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर. तो देखिए ये हमने ले लिया ए वेक्टर, ये हमने ले लिया बी वेक्टर. अब जरा सोचो, जब दो वेक्टर टेल्स, हेड से टेल ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर की हेड से टेल ज्वाइंट हो जाती है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, इनकी क्लोजिंग साइड, वो भी अपोजिट ऑर्डर में, दैट इज आर. याद आया कुछ. ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जब एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइंट हो जाती है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, ट्राइंगल की तीसरी साइड, मतलब क्लोजिंग साइड. जहां से बंदा चला और जहां वो पहुंचा उन दोनों को एक लाइन जब ज्वाइंट करती है दैट इज क्लोजिंग साइड, वो भी अपोजिट ऑर्डर में. अपोजिट ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था लाइक दिस, दिस और दिस. अगर ये ऐसे चल के वापस ऐसे आ जाता ये तो सेम ऑर्डर हो गया, लेकिन आर कैसे आएगा, अपोजिट ऑर्डर में. दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है. और ये रिजल्टेंट किसके बराबर आता है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ यही होती थी कि जो रिजल्टेंट होता है दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है. पीछे का भी रिवाइज हो जाएगा इससे. चलिए अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस आर वेक्टर को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस आर वेक्टर क्या आ जाएगा, 0. अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस आर, यहाँ क्या है आर, यहाँ पे क्या है माइनस आर. तो माइनस आर का मतलब क्या है, माइनस आर का मतलब क्या है कि इस आर की जो डायरेक्शन है वो ऐसी नहीं, कैसी है, कैसी आनी चाहिए, इस साइड से. दिस इज माइनस, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ये जो फॉर्मूला है, स्टेप वाइज हम काम कर रहे हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि r किसके बराबर था, a प्लस बी. अगर मैं r को इधर लेके आऊंगा तो r नेगेटिव है, तो
आर की डायरेक्शन को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, लेट माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। इसी माइनस आर वेक्टर को सी वेक्टर के फॉर्म में मैंने लिख लिया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए और बी का मैंने यूज करते हुए सी वेक्टर को निकाल लिया यहाँ से। अब देखिए माइनस आर को मैंने क्या मान लिया, सी वेक्टर। अब ये वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और ये चीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको याद है जब मैंने पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया था तो उसमें मैंने एक साइक्लिक वेक्टर के रूप में का टॉपिक समझाया था, साइक्लिक वेक्टर। देखिए ये साइक्लिक वेक्टर ही तो है, ये सी वेक्टर मान लिया मैंने, जहां से बंदा चला घूम फिर के वहीं पे आ जाए। जहां से वेक्टर चलता है घूमकर, अगर हम उसी पॉइंट पर जहां पहुंचे सेम ऑर्डर में, जैसे ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चल के वापस यहीं आ गया, तो जहां से बंदा चले और वहीं पर आ जाए तो उनका टोटल नेट समेशन कितना होता है, 0। उनका नेट रिजल्ट कितना होता है, 0। उनका रिजल्टेंट कितना होता है, 0। और उन्हीं वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, साइक्लिक वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था यहाँ से कि ये कोसाइन लॉ का शुरुआत है, इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है इसका डेरिवेशन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वेशन बहुत जगह यूज होगी, हर एक पॉइंट में ये इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो क्लियर होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने दो वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, लाइक आप सेम ऑर्डर में हेड टू टेल। तो इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। ठीक है, मैंने लिख लिया, आर को मैं उधर ले गया तो माइनस आर आया। तो माइनस आर का मतलब क्या है कि मेरे को आर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। मैंने आर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ऐसे थी अब ऐसे हो गई, और इसी माइनस आर को मैंने क्या मान लिया, सी वेक्टर। जैसे ही मैं माइनस आर की जगह सी वेक्टर को पुट करता हूं, क्या रिजल्ट आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज ए साइक्लिक वेक्टर। ठीक है, दिस इज ए साइक्लिक वेक्टर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हमारा। अब हम यहां से क्या करेंगे, देखिए वी नो, चलिए अब एंगल की कहानी में समझाता हूं आपको, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये हमारा सी वेक्टर आया था। ए वेक्टर के अपोजिट जो एंगल हमने लिया था दैट इज अल्फा, बी वेक्टर के अपोजिट जो एंगल था दैट इज बीटा, और सी वेक्टर के अपोजिट जो एंगल था दैट इज गामा। क्लियर है। चलिए वी नो, अभी अभी हमने क्या प्रूव किया है कि साइक्लिक जो वेक्टर्स होते हैं उनका समेशन कितना होता है, नेट रिजल्ट कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं डेरिवेशन एंगल फाइंड आउट करने की। एज और चॉइस पहले आप कोई सा भी करो, मैं एज्यूम कर रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया कोस अल्फा। मैं अगर कोस अल्फा की बात कर रहा हूं तो कोस अल्फा किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, देखिए इन तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर, एज और चॉइस, कोई भी दो वेक्टर को आप दूसरी साइड लेके जाओ। इसको किस तरीके से आप समझोगे, मान लीजिए आपने ए वेक्टर को इधर रखा, आपने ए वेक्टर को इधर रखा और बी और सी को उधर ले गए आप। ठीक है, बी और सी, बी और सी, बी और सी साइड मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल का निर्माण कर रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं बी और सी वेक्टर। ठीक है, तो बी और सी को मैं एक साइड लेके गया हूं, इसका मतलब मैं अल्फा एंगल फाइंड आउट कर लूंगा यहां से। यही एक तरीका होता है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से a और c को उधर लेके जाता तो a और c के बीच का एंगल क्या है, बीटा, तो बीटा निकल जाता। उसी तरीके से अगर मैं a और b को उधर लेके जाता तो a और b गामा एंगल बना रहे तो गामा एंगल निकल जाता हमारा। चलिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहां से, टेकिंग मोड बोथ साइड,
जैसे मैं मोड लूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी की सारी नेगेटिव टर्म मोड लेने पे क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से हो जाएगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2ab। चलिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 बी और सी में डॉट प्रोडक्ट कैसे खोला जाता है, बी सी कोस थीटा। कुछ याद आया? अब मैं जो करवाने जा रहा हूं ये चीजें बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, क्या बी और सी के बीच में वाकई में एंगल कितना है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में क्या अल्फा एंगल है? क्या मैं यहाँ पे अल्फा लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप ये नहीं कह सकते बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है, या ए और बी के बीच में एंगल गामा है, या ए और सी के बीच में एंगल बीटा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था बच्चों कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल के बीच का एंगल वेक्टर अलजेब्रा में मान्य नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा। ये गलत है, हमेशा याद रखना। एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइंट हो रहा है तो उनके बीच का एंगल नहीं लिया जाएगा। एंगल कौन सा लिया जाएगा? एंगल लिया जाएगा बाहर वाला। एंगल कौन सा लिया जाएगा? जब इस वाले वेक्टर को मैं आगे की तरफ खिसकाऊंगा, देखिए जरा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। बी और सी के बीच में एंगल, बी और सी के बीच में एंगल ये वाला नहीं लेंगे हम। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर की टेल ज्वाइंट है, तो ये एंगल मान्य नहीं होगा। एंगल कौन सा लिया जाएगा? अगर मैं बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दूं ऊपर की तरफ, ट्राइंगल ला पड़ा था, पैरेललोग्राम ला पड़ा था, इस तरीके से, तो ये एंगल लिया जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा। ये बी वेक्टर को अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं तो सी वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल ज्वाइंट हो रही है, ये देखो। अब ये वाला एंगल लिया जाएगा, क्योंकि एंगल हम कौन सा लेते हैं, या तो टेल टू टेल एंगल लेते हैं या हेड टू हेड एंगल लेते हैं। टेल और हेड का एंगल कभी नहीं लेते। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तीनों एंगल कौन से हैं? हेड टेल, तो ये मान्य नहीं होंगे। एंगल हमेशा कौन सा लेंगे? बाहर वाला। अब ये पूरा एंगल कितना है? 180, तो ये बाहर वाला एंगल कितना बचेगा? अंदर वाला एंगल कितना है हमारा? अल्फा, तो बाहर वाला कितना बचेगा? 180 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा नहीं, कितना? 180 माइनस अल्फा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोसाइन लॉ को समझने के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अब तो कुछ भी नहीं है, हो गए सोल्व। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कोस 180 माइनस अल्फा, यानी कोस 180 माइनस थीटा। क्या बताया था मैंने? माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा कोस थीटा। इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2bc कोस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या यही मैंने माना था? बिल्कुल यही तो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि कोस अल्फा, अल्फा अल्फा बी और सी साइड मिलकर अल्फा बना रहे हैं, तो क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो दो साइड्स के बीच का एंगल होता है वो तो ऐड हो जाएंगे और अपोजिट वाला माइनस होगा। ये बात, ये याद करने का तरीका है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि आपको कोई सा भी एंगल निकालना, आप कोई भी दो वेक्टर के उधर ले जाओ। कौन कौन से दो वेक्टर लेके जाओगे? जैसे आपने बी और सी उधर लेके गए तो बी और सी तो आप अल्फा निकालोगे। आप बी और ए उधर लेके गए तो आप गामा निकाल पाओगे। आप सी और ए उधर लेके गए तो आप बीटा निकाल पाओगे। कोई भी दो वेक्टर अगर उधर लेके गए तो उनके बीच का एंगल आप फाइंड आउट करना। मान लीजिए आपको डायरेक्ट उसने एक चीज दे दी कि कोस गामा निकाल के दिखाओ, तो ये तो आपको मालूम ही है, तो कौन से दो वेक्टर उधर लेके जाओगे? गामा, गामा बन रहा है बी और ए के बीच में, तो बी और ए वेक्टर उधर ले जाओ, सी वेक्टर को इधर की साइड ही छोड़ दो। चलिए ये तो पहला था। दूसरा हम देखते हैं किस तरीके से डराइव करेंगे। क्या दूसरे का भी रिजल्ट हमारे जो मैंने बताया था उसी तरीके से आता है? चलिए अब मैं मान लेता हूं, मैं पहले बी और सी को उधर लेके गया था, अब मैं ए और सी को उधर लेके जाता हूं। ए और सी को माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब जरा देखिए, स्क्वायर टेक मॉड बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए सी
ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कोस ए और सी तो बीटा। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहां देखो ए वेक्टर की टेल और सी वेक्टर का हेड जॉइंट है, तो ये एंगल मान्य नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, सी वेक्टर को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। सी वेक्टर को हमने आगे बढ़ा दिया, ए वेक्टर वैसा का वैसा ही है। अब देखो ए वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की टेल टू टेल जॉइंट है, तो ये एंगल मान्य होगा। और इस एंगल को मैं क्या लिखूंगा? 180 माइनस बीटा। तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा? 180 माइनस बीटा। और cos 180 माइनस बीटा क्या होता है? माइनस cos बीटा। ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। इसको इधर ले आओ, 2ac cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos बीटा कितना आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। दिस इज द सेकंड रिजल्ट। इस तरीके से हम cos बीटा निकाल सकते हैं। अब मैं कहूं आपसे कि cos गामा निकाल के दिखाओ, तो गामा के लिए हम कौन से दो वेक्टर को उधर भेजेंगे? ए और बी को। तो वो भी कर लेते हैं। वो क्यों छोड़ रहे? जब सारे कर रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ रहे हो? चलिए वो भी एक बार करवा देते हैं फटाफट। देखिए, अगर आपको गामा एंगल निकालना है तो गामा ए और बी मिलकर बना रहे हैं, तो ए और बी को उधर ले जाओ आप। तो सी वेक्टर इधर आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, टेकिंग मॉड बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। वही काम करना है। सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। थीटा एंगल कितना है? ए और बी के बीच का गामा। तो क्या गामा सही एंगल है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि गामा कौन मिलकर बना रहे हैं? गामा बन रहा है ए वेक्टर के हेड से और बी वेक्टर की टेल से, तो ये एंगल मान्य नहीं होगा। एंगल कौन सा लेंगे? ए वेक्टर को आप आगे खिसका दो। तो ए वेक्टर आगे खिसका दिया आपने, तो ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल, तो ये वाला एंगल मान्य होगा। ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। तो यहाँ कितना आएगा? cos 180 माइनस गामा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 माइनस गामा? दैट इज द माइनस cos गामा। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा। तो cos गामा इधर आ जाएगा, 2ab cos गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड cos गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तीनों रिजल्ट हमारे बिल्कुल परफेक्ट आए हैं, जैसा कि हमने सोचा था। ठीक है, बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है इसमें। सबसे पहला ये तो आपको मालूम है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, घबराने की कोई जरूरत है नहीं। समझने की कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज यहीं से शुरू है, क्योंकि साइक्लिक हमारे पास 3 वेक्टर हैं, और अगर तीनों वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में हमने रख रखे हैं, यानी तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, तो हमें मालूम है कि तीनों का नेट रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। अब हमें ये देखना है कि अगर अल्फा निकालना है या गामा निकालना है या बीटा निकालना है, तो जैसे बीटा निकालना है तो बीटा ए और सी के बीच का एंगल है, तो ए और सी को उधर ले जाओ। उसके बाद टेकिंग मोड, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बच्चों जैसी चीजें आ रही हैं, हर वही चीजें आ रही हैं, करते गए माइनस टर्म उधर ले गए, कोस गामा निकल जाएगा। सेम टू सेम तीनों के तीनों एक जैसे हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।